थर्ड ईयर क्लास के सेशन में हम प्रैक्टिकल का काम देखेंगे। प्रैक्टिकल में आपके एक राग है, राग मियाँ मल्हार। राग मियाँ मल्हार का आज हम इंट्रोडक्शन और आरोह अवरोह पकड़ दो चीज़ पर डिस्कस करेंगे। मियाँ मल्हार के लिए कहा जाता है कि इसकी रचना संगीत सम्राट तानसेन ने की थी। वैसे तो हमारे हिंदुस्तानी संगीत में बहुत सारे मल्हार के प्रकार प्रचलित हैं, जैसे सुर मल्हार है, गौड़ मल्हार है, रामदासी मल्हार है, नट मल्हार है, मेघ मल्हार है, वगैरह वगैरह। लेकिन जब मल्हार की बात आती है कि मल्हार गाओ या बजाओ, तो सीधा जहन में हमें मियाँ मल्हार का ही ध्यान आता है। मियाँ मल्हार को मियाँ की मल्हार भी कहा जाता है और ये राग बहुत रोचक और माधुर्य राग है। इसके ठाट के संबंध में आपको पहले भी प्रीवियस क्लासेस में बताया हुआ है कि हर राग का एक व्यक्तित्व होता है। व्यक्तित्व में उसका ठाट, चलन, जाति, वादी संवादी ये सब आते हैं और उससे उस राग का प्रकृति पता चलती है, उसका नेचर पता चलता है कि कैसा है। तो ये राग गंभीर प्रकृति का राग है। वैसे इसमें ठाट काफ़ी माना गया है, सर्वसम्मति से माना गया है। कई बार कुछ कुछ चीज़ों को लेके मतभेद भी होते हैं, लेकिन काफ़ी ठाट के लिए सभी गुणीजनों ने अपना मत दिया है। राग मियाँ मल्हार के अंदर गंधार कोमल लगता है और निषाद जो है उसके दो स्वरूप लगते हैं नी के, एक तो कोमल और दूसरा शुद्ध। जब भी किसी राग में किसी भी एक स्वर के दो स्वरूप प्रयुक्त होते हैं तो जाते हुए यानी आरोह में तो शुद्ध स्वर का प्रयोग करते हैं और अवरोह में यानी आते हुए वापस जब गाते हैं उस स्वर को तो कोमल उसका स्वरूप प्रयुक्त होता है। तो इसमें निषाद शुद्ध जाते हुए और अवरोह में निषाद कोमल का प्रयोग होता है। गंधार इसमें है ही कोमल। गंधार के लिए इसमें जो प्रचलन है वो दरबारी कान्हा में जैसे गंधार आंदोलित होता है उस प्रकार से लिया जाता है। दरबारी कान्हा आपके सिलेबस में है, जो आगे आपको सिखाई जाएगी। गंधार में थोड़ा आंदोलित करते हुए लेते हैं इसको। इस राग के अंदर रेमा की जो संगति है वो बहुत ही अच्छी है। रेपा की संगति बहुत पूर्वांग में जो है बहुत ही रोचक है। कान्हा और मल्हार इन दोनों की ही विशेषताएं इसमें दिखती हैं। उत्तरांग में इसके कोमल नी और पा, उसकी स्वर संगति बहुत रोचक है। दोनों ही स्वर संगतियाँ काफ़ी बार ली जाती हैं और मीण से ली जाती हैं, इसलिए इसका भाव पक्ष जो है बहुत प्रबल है। आलाप इसमें बहुत अच्छा होता है। इसमें एक चीज़ और भी है कि मध्यम से षड्ज तक मीण और उत्तरांग में जो है तार सप्तक के षड्ज से मध्य सप्तक के गंधार तक की लंबी मीण ली जाती है, जो कि काफ़ी रोचक रहती है। बहुत ही सुंदर उसका प्रयोग होता है। हर कोई कलाकार जो है, गायक हो चाहे वादक हो, इसको परफॉर्म करने के लिए तैयार नहीं होते। उसका कारण ये है कि इसमें बहुत रियाज चाहिए, अभ्यास चाहिए, तभी इसका हम परफॉर्म कर पाते हैं। अच्छे गायक के साथ साथ में अच्छे गायक को इस राग का अच्छे से ज्ञान होना चाहिए, इसके चलन का ज्ञान होना चाहिए, तभी वो जैसे गंधार जो है इसमें वक्र लिया जाता है तो उसका प्रयोग है। मीण युक्त जो स्वर हैं उसके लिए भी अच्छा रियाज चाहिए। इस राग में एक वर्षा ऋतु का वर्णन होता है अधिकतर। वर्षा ऋतु से मतलब है कि कोयल का कूकना, पपीहे का बोलना, बादलों का गरजना, बिजली का चमकना, इसके जो छोटे ख्याल के या बड़े ख्याल के जो बोल होते हैं अधिकतर इन्हीं चीज़ों का वर्णन उसमें हमें मिलता है।
और मनोवैज्ञानिक पृष्ठभूमि पे अगर देखते हैं तो ये श्रृंगार रसात्मक राग है। वर्षा ऋतु में इसमें संयोग और वियोग दोनों के ही नायक नायिकाओं के जो मनोभाव हैं उनका चित्रण मिलता है। इसीलिए यही कारण है कि हर कोई कलाकार इस राग को जल्दी से उठाता नहीं है। गायन समय के लिए इसमें मध्य रात्रि बताया गया है कि ये राग वर्षाकालीन तो है ही, वर्षा ऋतु का राग तो है ही, लेकिन गायन समय जो इसका है मध्य रात्रि कहा गया है। किसी भी राग में वादी स्वर और संवादी स्वर का बहुत महत्व होता है। वादी और संवादी स्वर को लेके मियाँ मल्हार में कुछ मतभेद हैं। कुछ लोग तो इसको वादी मध्यम और संवादी षड्ज के लिए बताते हैं, और कुछ जो गुणी जन हैं वो वादी स्वर जो है षड्ज और संवादी पंचम के लिए बोलते हैं। हमारा जो हम लोग जिस किताब को फॉलो करते हैं वो है संगीत विशारद, और संगीत विशारद के अंदर वादी मध्यम और संवादी षड्ज दो चीज़, आप इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। अब इसी तरह जाति के अंदर भी राग की जो जाति है उसमें भी मतभेद हैं काफ़ी। कोई लोग तो इसको षाडव संपूर्ण मानते हैं, कुछ संपूर्ण षाडव मानते हैं। तो इस बारे में जो इसका जाति है वो षाडव संपूर्ण ही मान्य की गई है। इसके अलावा इस राग में मैंने इसमें स्लाइड्स में काफ़ी डिटेल दी हुई है, आप इसको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लीजिएगा। एक बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है कि इस राग में इसके समप्रकृति एक राग है, वो है बहार। बहार राग में और मियाँ मल्हार राग में स्वरों के चलन में अंतर है, ठाठ वही है, वो भी आपको आगे सिखाया जाएगा, आपके कोर्स का ही राग है। अब मैं इसके आरोह अवरोह पकड़ आपको थोड़ा गा के बताती हूँ, जिससे आपको राग का एक स्वरूप सामने आ जाएगा। आरोह अवरोह पकड़ गाते ही अपने इसीलिए हैं कि उसका स्वरूप, राग का स्वरूप आ जाए, राग से उसका परिचय हो जाए, उसका चलन पता चल जाए, ताकि बंदिश को हम अच्छे से गा सकें। रे मा रे सा मा रे पा नी दा नी सा सा ये था आरोह अवरोह पकड़। आरोह अवरोह पकड़ में आपने थोड़ा ध्यान दिया होगा कि नी ध नी सा जब मैंने लिया तो नी कोमल है। आप इसमें जो लिखा हुआ है उसमें भी नी के नीचे आड़ी लकीर है, वो नी कोमल है, और जिस नी के ऊपर कोई निशान नहीं है वो शुद्ध है। वो था, देखिए, नी ध नी, ये दोनों निषाद लिए हैं। नी ध नी नी सा सा नी प मा प ग, ये गा कोमल है, आंदोलन हो रहा है। ग मा रे
सा। अवरोह में आते हुए भी नी कोमल था और गंधार कोमल था। गंधार का वक्र प्रयोग है, इसलिए गामा ऐसा लिया जा रहा है। अब पकड़ रे मा रे सा ने मा पा ने दा ने सा पा गा मा रे सा। अब आपको 3 चीज़ें बताई मैंने, आरोह, अवरोह, पकड़। और उसमें ध्यान देने वाली बात ये है कि पकड़ में जो हम गा रहे हैं, मंद्र सप्तक में काफ़ी स्वर लगा रहे हैं, तो इसका चलन जो है मंद्र में और मध्य में ज़्यादा है। बहुत रोचक राग है। एक बार मैं आपको आरोह, अवरोह, पकड़ तीनों चीज़ गा के बताती हूँ और फिर आप इस पे प्रैक्टिस कीजिएगा। रे मा रे सा मा रे पा मा प नी ध नी 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 सा सा नी पा मा प गा मा रे सा रे मा रे सा ने मा प ने दा ने सा पा गा मा रे सा। आज आपको आरोह, अवरोह, पकड़ और इसके परिचय के बारे में बताया। आशा है कि आपको समझ भी आ गया होगा। आप इसकी डिटेल ले लेंगे इसमें से और इस आरोह, अवरोह पर आप रियाज़ करेंगे ताकि अपन बंदिश अच्छे से गा पाएँ। थैंक यू।